Welcome to another video about risk assessment and its sixth step। आज पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका फार्मूला जनरेट किया था लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी। तो उसके लिए हमने रिस्क असेसमेंट का थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था। क्योंकि थर्ड पॉइंट इसलिए डिस्कस किया था, वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा था फार्मूले से। अगर वो एस्टिमेट वाला आपको मैं पॉइंट ना समझाता, ठीक है, तो आपको वो फार्मूला समझ ना आता है। तो आज हम इसके स्टेप टू स्टेप 6 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कॉन्सिक्वेंसेस की और प्रोबेबिलिटी की। एग्जांपल क्या है कि स्टेयर पे एक जो आपका क्लीनर रहता है, क्लीनर है सफाई वाला, उसने मोप्ड यानी कि पूंछा लगाया है, ठीक है, गीले पानी का जो पूंछा होता है सफाई के लिए, वो उसने लगाया है। तो उसके लिए क्या है कि लाइक्लीहुड्स हमारे पास क्या क्या हैं कि उस पे जो आपके वर्कर्स हैं वो गिर सकते हैं। उसके लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स एक तो ये बताया गया है कि वेयर इज स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स कहाँ हैं। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ स्टाफ यूज दो स्टेयर्स एट दैट टाइम ऑफ डे, यानी कि उस दौरान कितने मेंबर्स वो स्टेयर्स यूज करेंगे उस टाइम जब वो अभी वो सोक्ड होगा, यानी कि वो गीला होगा। व्हाट इज द सरफेस ऑफ द स्टेयर्स मेड ऑफ। आप देखेंगे कि मार्बल लगाने से पहले जो सी स्टेयर्स होती हैं ना, वो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और उसमें स्लिप होने का चांस कम होता है। लेकिन अगर मार्बल हो, ऊपर से वो सोक्ड भी हो, तो उसमें ज़्यादा चांस होता है स्लिप होने का। विल द क्लीनर पुट वार्निंग साइन अप, अगर वार्निंग साइन मेंशन होंगे, ठीक है, अगर क्लीनर ने लगाए होंगे तो अल्टरनेटली उसकी जो सी प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। विल मेंबर्स ऑफ स्टाफ बी एबल टू सी द वेट स्टेयर एट द वार्निंग एंड द वार्निंग साइन, यानी कि वो स्टाफ मेंबर्स हैं वो स्टेयर्स को देख सकेंगे कि वो वेट है या नहीं है, और वार्निंग साइन क्या उनको नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी प्रोबेबिलिटी को कम या ज़्यादा करती है। अब हमारे पास अगला जो सा फैक्टर्स आ गया वो कॉन्सिक्वेंसेस के रिलेटेड है। विल स्टाफ बी यूजिंग द हैंड रेल, अगर वो हैंड रेल यूज करेंगे तो आपको पता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी उसमें कॉन्सिक्वेंसेस कम आएंगी। जिस तरह पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि एक न्यू ट्रेनी है, वो छुरी से कोई चीज़ काट रहा है, तो अगर वो ग्लव्स पहने होंगे लेदर के तो कॉन्सिक्वेंसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ हैंड रेल का ये वाला इधर जिक्र है, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंसेस के फैक्टर्स हैं। हाउ मैनी स्टेयर्स माइट दे फॉल डाउन, यानी कि वो कितनी सीढ़ी से गिर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि बच्चा फलानी सीढ़ी से 7वीं सीढ़ी से गिरा है, 5वीं से गिरा है, तो उसमें हाउ मैनी स्टेयर्स माइट दे फॉल डाउन, यानी वो कितनी सीढ़ियों से गिर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वल्नरेबल पीपल हु माइट बी मोर severely injured by a fall on stair, elderly people who have brittle बोन्स, यानी कि वो बंदे अगर स्टाफ में ज़्यादा बड़ी एज के लोगों की उम्र ज़्यादा है, उनकी एज ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सिवियरली अफेक्ट हों, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दी थी, जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, सिंपल एग्जांपल, तो उसी के रिलेटेड ये भी एक एग्जांपल है जिसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के और कॉन्सिक्वेंसेस के फैक्टर्स बताए गए हैं। अच्छा, हेल्थ एंड रिस्क असेसमेंट जो आपके पास होती है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है आपकी ये वाली लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 1999, यानी कि ये एक रेगुलेशन है आपका, बाज़ाब्ता एक कानून है जिसके तहत आपका रिस्क असेसमेंट क्या होती है, लीगल रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया जी रिस्क असेसमेंट के हम पॉइंट्स आज पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेप्स जो होते हैं।
पहला स्टेप हमारे पास है जी, लिस्ट द वर्क टास्क। लिस्ट द वर्क टास्क, लिस्ट द वर्क टास्क में क्या होगा, व्हेन यू आर कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट यू हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ द वर्क टास्क दैट फॉल विद इन योर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जिस एरिया में आप रिस्क असेसमेंट करना जा रहे हैं, वहां पे जितने भी वर्क टास्क हो रहे हैं ना, आपने उन सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। उस लोकेशन, पहले तो वो लोकेशन बतानी है कि आपकी कौन सी वर्कशॉप है, मशीन शॉप है, जर्नल फिटर शॉप है, या फाउंड्री शॉप है, या आप आउट ऑफ एरिया से, वहाँ पे आप रिमोट एरिया है, वहाँ की आप रिस्क लोकेशन आपकी क्या है, ठीक है, वो लोकेशन देनी होगी। पीपल who might be present in these areas such as your staff, you will be able in those locations all of time or occasionally। यानी कि वो पीपल जो उधर मौजूद होंगे वो ओकेजनली होंगे या पार्ट टाइम होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स, वो सारे पीपल आपने इंक्लूड करने होंगे। इवन के जो वर्कर्स काम परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी आपने इंक्लूड करना है इसमें। इक्विपमेंट कौन सा आप यूज कर रहे हैं, हैजर्डस इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या लेस हैजर्डस या लीस्ट हैजर्डस मटेरियल यूज कर रहे हैं, आपने उसको भी इस पहले पॉइंट में लिस्टिंग द वर्क टास्क में इंक्लूड करना है। एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो आपकी रोजाना डेली बेसिस पे 8 से 10 घंटे होती है, या आपकी 1 घंटा होती है डेली, या आपकी हफ्ते में एक बार होती है। ये एक्टिविटी को भी आपने डिफाइन करना होता है। ये हमारे पास रिस्क असेसमेंट से पहले हमने लिस्ट द वर्क टास्क, इसको जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इसमें ये 4 चीजें आपने बतानी होती है, लोकेशन, पीपल, इक्विपमेंट एंड सब्सटेंस एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है, आइडेंटिफाई द रिस्क। अब हमने क्या करना होता है, रिस्क सबसे पहले हैजर्ड को डिफाइन करना होता है, हमारे पास हैजर्ड्स कौन से हैं। फिर हमने क्या करना होता है, रिस्क को डिफाइन करना होता है। यानी कि आप देखेंगे कि जिस तरह हमने पीछे रिस्क को डिफाइन किया था, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कितना हमारे पास खतरा मौजूद होगा, यानी कि जो हमारे पास हैजर्ड्स हैं उसमें जो से हमारे पास एम्प्लॉयज हैं जो वर्क को कैरी आउट कर रहे हैं, वो इससे कितना मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़। इसके अलावा उस हैजर्ड से आपके जो है कॉन्ट्रैक्टर है या टेम्परेरी स्टाफ है, वो कितना इससे अफेक्ट हो सकता है, आपके विजिटर्स कितने अफेक्ट हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ पब्लिक्स आपके कितने अफेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप वर्कशॉप में जाते हैं गाड़ी ठीक करवाने, वहां पे अगर कंप्रेसर से उस गाड़ी की बॉडी को पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है जो उधर आए होते हैं गाड़ी ठीक करवाने, उधर जो विजिटर्स बैठे होते हैं, ठीक है, पीपल लोग बैठे होते हैं इंतजार के लिए, अब वो भी तो उस चीज से, वहाँ के हैजर्डस माहौल से, एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं ना। तो हमने रिस्क असेसमेंट के दौरान ना सेकंड स्टेप में वो भी इंक्लूड करना है, आइडेंटिफाई द रिस्क, ठीक है, हैजर्ड्स को डिफाइन करना है, रिस्क को कैलकुलेट वो आगे करेंगे, यानी कि कौन कौन से इसमें अफेक्ट होने के चांसेस हैं पीपल्स के, कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, इसका थर्ड स्टेप है एस्टिमेट द रिस्क। एस्टिमेट द रिस्क में जिस तरह मैंने आपको बताया था वो हम रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू करते हैं। 1 पे आपको पता है क्या होता है कि लाइक्लीहुड, जो वर्टिकल कॉलम की सूरत में होता है, वो होता है 1 जो होता है वेरी अनलाइकली होता है, यानी कि बहुत दूर दूर तक कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अनलाइकली यानी कि उससे कम कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है या बहुत कम है। फेयरली अनलाइकली यानी कि 50-50 चांस होते हैं प्रोबेबिलिटी के। लाइकली यानी कि चांस है, फोर्थ पे लाइकली है, चांस है। वेरी लाइकली यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसी तरह हम कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करते हैं, 1 पे है इनसिग्निफिकेंट यानी उसकी कोई अहमियत नहीं है, नो इंजरी, बिल्कुल कोई इंजरी नहीं है। 2 पे है माइनर इंजरी नीडिंग फर्स्ट एड, यानी कि वो फर्स्ट एड से, फॉर एग्जांपल बारीक कोई कट लग जाता है तो उसको हम फर्स्ट एड से ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड है मॉडरेट,
लॉस्ट टाइम इंजरी, यानी कि आप एक बंदा जो अगर वर्कर जख्मी होता है तो वो लॉस्ट टाइम इंजरी उसको आ सकती है। यानी कि लॉस्ट टाइम इंजरी का मतलब होता है कि वो पूरी पूरी उसकी एक शिफ्ट मुतासिर हो सकती है, यानी पूरे दिन की उसकी एक ड्यूटी मुतासिर हो सकती है, उसे कहते हैं लॉस्ट टाइम इंजरी। फॉर मेजर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, यानी कि हॉस्पिटल में उसे काफ़ी दिन आ सकते हैं, 15 दिन 20 दिन इतने आ सकते हैं, यानी कि वो मेजर इंजरी में आता है। फिफ्थ में आ जी आपकी कैटास्ट्रॉफिक डेथ और डिसेबलिंग इंजरी। डिसेबलिंग इंजरी यानी कि वो लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। यानी कि फिफ्थ नंबर पे जो हमारा पॉइंट आएगा ना कॉन्सिक्वेंसेस का, वो ये चीज़ होगी। और यही चीज़ मैंने आपको रिस्क असेसमेंट की मैट्रिक्स में आपको बता दी थी। आगे हमारे पास ये रिस्क मैट्रिक्स दी हुई थी, ठीक है, आपको बनानी मैंने सिखाई थी। इवेलुएटिंग द रिस्क, इवेलुएटिंग द रिस्क का क्या मतलब होता है, यानी कि असेसिंग द वैल्यू, क्वालिटी, इम्पोर्टेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। यानी कि हम जो रिस्क असेसमेंट हम निकाल लिया है रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू, अब हम बताना चाह रहे हैं कि उसका कौन सा लेवल है, उसकी क्या अहमियत है। Once the level of risk has been estimated, we have to answer a simple question. Is the level of risk is acceptable? क्या वो हमारे लिए acceptable है या नहीं acceptable है? If the level of risk is completely acceptable, then no further action need to be taken. यानी कि हमें further कंट्रोल्स लाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो acceptable है। If however the level of risk is not acceptable, then further action must be taken to reduce the risk to a more acceptable level। यानी कि अगर वो acceptable level पर नहीं है तो हमें मजीद further controls ला कर क्या करना होगा, उसको रिस्क को कम करना होगा। अच्छा ये हमारे पास इधर टेबल दिए हुआ है जिसमें बताया गया कि रिस्क रेटिंग अगर 15 एंड अबव, 15 पे आपको पता है कि हमारी मीडियम रिस्क होता है, येलो, जिस मैंने आपको मैट्रिक्स में बना कर दिखाया था, ठीक है। 15 और अबव 15 से अबव जाएंगे तो इट्स मीन कि वो हाई रिस्क पे आ जाता है, 15 पे वो मीडियम पे है। अगर वो हमारे पे अगर कैलकुलेशन यानी कि प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारा 15 या 15 से अबव आता है तो इट्स मीन कि वो हमारे लिए एक्शन हमारे लिए क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। वर्क में नॉट स्टार्ट, एडिशनल कंट्रोल्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द रिस्क रेटेन टू बिलो 9। यानी कि हमें उस काम को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हम उसको बिलो 9 ना लें। यानी कि काम को हम वर्क में नॉट स्टार्ट, हमें काम को नहीं स्टार्ट करना चाहिए। 9 और 14 अगर आ जाए तो हमारे लिए क्या है, टॉलरेबल है। लेकिन कब तक, कह रहा है कि रिस्क असेसमेंट के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको फर्दर कंट्रोल्स ले आनी चाहिए ताकि वो उसको हम कितने कर लें। एडिशनल कंट्रोल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड as soon as possible and no later than 24 hours after assessment। हमें जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर अंदर फर्दर कंट्रोल्स ले आने चाहिए, ठीक है। 5 to 8 अगर आ जाता है हमारे पास रिस्क, तो हमें क्या करना चाहिए, मस्ट बी रिड्यूस टू बिलो 5 विद इन 1 वीक। होता है हमारे लिए टॉलरेबल है, लेकिन हमें चाहिए कि वो 5 से नीचे ले आए विद इन 1 वीक के अंदर अंदर, ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होती है। 4 और बिलो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है। इफ सिंपल एक्शन कैन रिड्यूस फर्दर देन इट मस्ट बी डन विद इन 1 वीक। यानी कि अगर सिंपल एक्शन से आप उसको 4 से नीचे ला सकते हैं तो ले आए, वरना वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही होता है। रिस्क असेसमेंट का आगे हमारे पास जो है जी 5th स्टेप है, हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। हमने रिस्क असेसमेंट में जो हमने चीज़ मालूम की होती है ना, ठीक है, वो हमने रिकॉर्ड करनी होती है, उसे हमने रिकॉर्ड। और ये हमारी क्या होती है, इधर बताया गया है कि ये हमारे लिए लीगल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
अगर किसी इंडस्ट्री के पास 5 या 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं ना, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो रिस्क असेसमेंट को करे। इसमें क्या क्या होता है, डिटेल ऑफ द लोकेशन, इक्विपमेंट, सब्सटेंस एंड एक्टिविटी बीइंग असेस्ड। वो इस रिस्क असेसमेंट में हमारे पास लोकेशन होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंस के बारे में जिक्र होता है जो असेस्ड किए गए हैं, the hazard identified and the people who are exposed to them, और हैजर्ड्स को जो जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और वो बंदे जो इससे एक्सपोज्ड हैं, हैजर्ड से एक्सपोज्ड कौन है, वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे। द एग्जिस्टिंग कंट्रोल एंड द करंट रिस्क लेवल, यानी कि करंट हमारे पास रिस्क असेसमेंट के हमारे पास कौन से कंट्रोल्स हैं जिन पर रिस्क को असेस किया गया है, यानी कि रिस्क असेसमेंट को वो एक मुख्तलिफ कंट्रोल्स पर असेस किया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि हम किस लेवल पर हैं, ठीक है, हाई लेवल पर हैं, मीडियम पर हैं या लो पर हैं। एनी एडिशनल कंट्रोल रिक्वायर्ड, यानी कि उसके साथ रिस्क असेसमेंट के बाद साथ हमें ये बताया जाता है कि एडिशनल कंट्रोल्स कौन से ज़रूरी हैं हमारे लिए। द डेट एंड टाइम ऑफ असेसमेंट एंड पर्सन कैरिंग आउट, और कौन सा पर्सन है जो रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म कर रहा है और किस तारीख को और डेट को वो परफॉर्म कर रहा है। अगर तो हम अपनी रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कर रहे हैं तो वो रिव्यू डेट भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास लास्ट स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, है रिव्यूइंग योर फाइंड्स। अच्छा, हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कब करते हैं? रिस्क असेसमेंट को हम रिव्यू तब करते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है, आफ्टर any significant changes such as change in work activities, substance being used, equipment being used, etc. यानी कि अगर आपके significant changes आ गए हैं जिसमें फॉर एग्जांपल सच एज चेंज इन वर्क एक्टिविटी, यानी कि अगर आपके काम में कोई चेंजिंग आ गई है या सब्सटेंस कोई आपका चेंज हो गया है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप पहले एक लिक्विड से काम चलाते थे, ठीक है, अब वो लिक्विड ही चेंज हो गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारी एक्टिविटी चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल आप अगर घर में आग जलाते थे प्लास्टिक शॉपर वगैरह यूज करके, अब आप आग जला रहे हैं पेट्रोल को फेंक कर या मिट्टी के तेल को फेंक कर, तो इट्स मीन कि वो हमारे लिए ज़्यादा हैजर्डस है। तो ये हमारा जब सब्सटेंस चेंज होता है तो हम क्या होता है, हमें ज़रूरत होती है रिस्क असेसमेंट को दोबारा परफॉर्म करने की, या अगर मशीनरी हम अपनी इंडस्ट्री में चेंज की है, नई मशीनरी ले आए हैं उसे एडवांस किस्म की, तो तब हमें रिस्क असेसमेंट की दोबारा परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। After any incident that might make you suspect that the assessment might not be valid, such as a near miss or accident, अगर हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कोई नियर मिसेज हो रही हैं एक साल के अंदर, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या नियर मिसेज हो रही हैं, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हमें दोबारा रिस्क असेसमेंट की परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है और हमें करनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिस्क असेसमेंट के 6 स्टेप्स थे जिनको आज हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। That's all for today. Allah Hafiz.